हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, द कॉस्ट ऑफ स्केलिंग एलएलएम। जब भी हम कोई सॉल्यूशन एलएलएम रिलेटेड या रैग रिलेटेड सॉल्यूशन हम डेवलप करते हैं, तो लोकली जब हम टेस्ट करते हैं कुछ यूजर्स पे तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे हम उस सॉल्यूशन को इंड यूजर के लिए प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं, तब कहीं न कहीं वो सॉल्यूशन फट जाता है। ठीक है? तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, क्या-क्या टेक्निक्स हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। उन सबको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है हमें और मैं काफ़ी टाइम ऐसे प्रॉब्लम्स जूनियर्स को भी फेस करते देखा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी आप कोई एआई असिस्टेंट या एलएलएम रिलेटेड एप्लीकेशन या असिस्टेंट आप डेवलप करते हैं, तो वो टेस्टिंग के टाइम काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता है, राइट? बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जब आपकी कंपनी अ, उस एप्लीकेशन को 10,000 15,000 लोगों के सामने रख देता है यूज़ करने के लिए, तो सडनली जो आपका एलएलएम का जो बिल है, वो जंप करता है फ्रॉम $500 टू $50,000 लेट्स से। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो होता क्या है, सेम मॉडल होता है, सेम यूज़ केस है, लेकिन ये मनी जाता कहाँ है, राइट? तो हम इस डिस्कशन में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ टोकन लीक्स होता है और उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा जो बजट है, उससे बाहर ना जाए। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जब भी हम एक स्मॉल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जब भी हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, जब भी बिज़नेस रिक्वायरमेंट आता है, तो हम एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। उस प्रूफ ऑफ पीओसी को कितने लोग यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के टाइम? लेट्स से 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग, राइट? अगर एक एआई असिस्टेंट बनाते हैं और 100 लोग भी इसको यूज़ करते हैं और 1000 क्वेरीज़ पर डे जनरेट होता है, तो जो एलएलएम का कॉस्ट है या भी जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, इंफ्रा कॉस्ट है, वो बहुत बड़ा नहीं दिखता उस टाइम, टेस्टिंग के टाइम। लेकिन उसी सॉल्यूशन को, उसी एआई असिस्टेंट को जब हम बड़े यूज़र्स के सामने रखते हैं, जहाँ पे थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं और मिलियंस ऑफ क्वेरीज़ पर मंथ अगर जनरेट हो रही है, तब उस टाइम जो हमें कॉस्ट है, वो काफ़ी बड़ा दिखता है और वो डिफरेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और जिससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, लेटेंसी जो है, वो भी अ, बढ़ जाता है और थ्रूपुट भी और उसके बाद यूज़र का एक्सपीरियंस भी खराब होता है। तो ये टोकन जो हैं वो आते कहाँ से हैं? इतना बड़ा अमाउंट जो जनरेट होता है, वो टोकन की वज़ह से ही होता है, ठीक है? तो टोकन को कैसे हैंडल करते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। तो जब हम एक रैग सिस्टम डेवलप करते हैं, तो हमारे पास क्या-क्या होता है? यूज़र क्वेरी करता है, राइट? उसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, सिस्टम का भी हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी, रिट्रीवर क्या करता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिट्रीव करता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी, वो रिट्रीव होता है, ठीक है? उसके बाद जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है वो भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो हमारे पास होता है। इन सबको कंबाइन अगर करते हैं तो एक बहुत बड़ा टोकन होता है, राइट? अगर हम हर एक कंपोनेंट को देखें, एवरी कंपोनेंट यूजर क्वेरी, सिस्टम प्रॉम्प्ट, रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट, दिस एवरी कंपोनेंट कंज्यूम्स वास्ट अमाउंट ऑफ टोकन्स हियर। ओके, जैसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया जाए कि अगर कोई यूजर क्वेरी करता है व्हाट इज रिटर्न पॉलिसी और इसमें भी कुछ-कुछ लिखता है वो और उस टाइम हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो 500 टोकन्स का है और यूजर का जो क्वेश्चन है वो 20 टोकन्स का है और जो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव होकर के आया बेस्ड ऑन द यूजर क्वेश्चन वो 4000 टोकन्स का है और हमारा चैट हिस्ट्री भी हम लेकर चल रहे हैं जो कि 1000 टोकन्स का है। चैट हिस्ट्री इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन यूजर का आता है जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस रिस्पांस या प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर कर रहा है, तो हमें उस टाइम चैट हिस्ट्री भी मैनेज करना पड़ता है। तो मान के चलो अगर चैट हिस्ट्री 1000 टोकन्स का है और रिस्पांस 500 टोकन्स का है, अगर ये टोटल टोकन्स का सम करें तो हमारे पास आ रहा है 6000 टोकन्स। ये बहुत बड़ा टोकन्स है, राइट? मोस्ट ऑफ दिस टोकन्स मे नॉट इवन बी नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। हो सकता है जो यूजर का क्वेश्चन है वो 2 या 4 टोकन में ही हो जाता, बट 6000 टोकन्स में वो जनरेट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर 6000 टोकन कंज्यूम हो रहा है। आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो अगर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो सेंडिंग टू मच कॉन्टेक्स्ट।
मैं बहुत बार फ्रेशर्स को देखता हूँ या जूनियर्स को देखता हूँ कि जब भी वो इस तरह का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रिट्रीवर जो है वो 20 चंक्स रिटर्न किया और ईच चंक अगर मान के आप चलो कि अगर 300 टोकन्स का है तो आप 6000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया। ठीक है, बट हो सकता है कि जो यूजर का क्वेरी है वो 2 चंक्स में ही उसका आंसर मिल जाए। राइट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूजर जो क्वेरी पूछा है वो उसके लिए 2 चंक्स आर मोर देन इनफ, तो द रिमेनिंग 18 चंक्स आर प्योर वेस्ट, राइट, प्योर कॉस्ट। तो हम 18 चंक्स का कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? राइट, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम रिट्रीवल बेटर करें और प्लस में उसमें री रैंकिंग ऐड करें। तो हमें अपने रिट्रीवल पे काम करना होगा। हमें देखना होगा कि BM25 रिट्रीवल काम करेगा, यानी कि स्पार्स रिट्रीवल काम करेगा या डेंस रिट्रीवल काम करेगा या फिर हाइब्रिड रिट्रीवल काम करेगा। बेस्ड ऑन दैट, उसके बाद अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हम रिट्रीव करते हैं, टॉप के डॉक्यूमेंट्स या टॉप 20 चंक्स या टॉप के चंक्स, उसके बाद हम एलएलएम को डायरेक्ट दे देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम क्या करें कि अगर मान लें कि हम के का वैल्यू 20 देते हैं और टॉप 20 चंक्स हम रिट्रीव कर रहे हैं, उस 20 चंक्स को हम री रैंकर एल्गोरिदम को दे दें। ठीक है, री रैंकर क्या करेगा? बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी उन 20 चंक्स में से जो टॉप 3 चंक्स मोस्ट रिलेवेंट है उनको वो फिल्टर आउट करेगा और उसके बाद वो 3 चंक्स एलएलएम को जा रहा है। आप देख सकते हो कहाँ 20 चंक्स एलएलएम को डायरेक्टली जा रहा था, अब 3 चंक्स ओनली गोइंग टू एलएलएम। तो एक यहाँ पे चंक्स का डिडक्शन हुआ, राइट। इससे क्या होगा? कॉस्ट भी कम होगा, लेटेंसी कम होगी एंड एक्यूरेसी भी ज्यादा बढ़िया आएगा। सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो पुअर चंकिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, मैं कई बार देखा हूं कि अपने टीममेट्स को या जूनियर्स को वो चंक से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कितना बड़ा चंक जो है वो उनके यूज केस के लिए बढ़िया है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इतना चंक साइज लो और वो अच्छा काम करेगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है कि लोग चंक का साइज बहुत बड़ा दे देते हैं और कभी कभी बहुत छोटा। तो ये दोनों ही खराब है। ठीक है, तो चंक साइज अगर आप बहुत बड़ा दोगे तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, तो क्या होता है कि बेटर अप्रोच क्या होता है कि स्मॉलर सिमेंटिक चंक, मतलब जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। मतलब एक रेंज भी होता है कि आप 200 से इन बिटवीन ऑफ 500 700 800 तक आप टोकन का साइज दे दो, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर यूज केस एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो स्मॉलर चंक्स क्या करता है? रिड्यूस करता है अननेसेसरी कॉन्टेक्स्ट एंड इंप्रूव करता है रिट्रीवल प्रिसीजन को। राइट, अगर थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो लार्ज कन्वर्सेशन हिस्ट्री। बहुत सारा चैटबॉट जब हम बनाते हैं तो उस टाइम यूजर्स क्या करते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो सोचते हैं कि अगर यूजर कोई क्वेरी करता है और वो क्वेरी पिछले कुछ क्वेरीज के रेफरेंस में है या कोई आंसर के रेफरेंस में है, तो हमें पूरा कन्वर्सेशन हिस्ट्री हम एलएलएम को देते हैं। दैट इज नॉट इवन अ गुड अप्रोच एट ऑल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मेमोरी को समराइज करते हैं। Instead of sending all 50 messages to the LLM for the uh, for the reference कि यूजर कोई भी क्वेरी कर सकता है पिछले मैसेज के रेफरेंस में, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल 50 मैसेजेस हम उसको क्या करते हैं कि समराइज कर देते हैं और उस समरी को हम भेजते हैं। कई बार यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि जो 50 मैसेज यहाँ पर है और 51st मैसेज जो है यूजर का है, वो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मैसेज को भी रेफर कर सकता है, उस टाइम आप पूरे जितने चैट हिस्ट्री हैं उनको समराइज करके आप भेजो। अगर आपको लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यूजर जो होते हैं वो क्वेरी करते हैं, तो अगर रेफरेंस देना भी होता है तो लास्ट के 5 6 7 8 ऐसे मैसेज हैं उनको रेफर करते हैं। उस केस में आप टोटल कन्वर्सेशन हिस्ट्री को समराइज ना करके आप लास्ट के 5 6 7 मैसेज को समराइज करके एलएलएम को दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर पहले हम करते हैं 50 मैसेज को समराइज करते हैं और बाद में आप देख सकते हो कि अगर हम कन्वर्सेशन समरी यूज करते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस हुआ चंक साइज में। राइट, टोकन्स का कितना डिफरेंस हुआ। फोर्थ प्रॉब्लम की बात करें तो लॉन्ग सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। मैं कई बार देखा हूँ कि यूजर जो डेवलपर जो होते हैं वो कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो वो
LLM कोपायलट या किसी भी क्लाउडी किसी भी चीज़ का यूज़ करके और एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं और क्या करते हैं वो पूरा प्रॉम्प्ट दे देते हैं। उस केस में क्या होता है कि प्रॉम्प्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो प्रॉम्प्ट क्या करता है कि समटाइम्स सॉल्यूशन हैलोजिनेट भी करता है, कॉन्टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और टोकन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी ये टोकन लीक का प्रॉब्लम आता है। ठीक है? तो क्या होता है कि समटाइम्स यूज़र बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, राइट? और रिपीटेटिव होते हैं ऑन एवरी रिक्वेस्ट। तो बेटर अप्रोच क्या होता है कि हम जो प्रॉम्प्ट है वो शॉर्ट रखें, क्लियर रखें, फोकस रखें। ठीक है? बाकी जो रिट्रीवल है वो अपना काम करेगा। ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ स्टफिंग एवरीथिंग इनटू प्रॉम्प्ट, इफ वी गिव समथिंग दैट रिट्रीवल आल्सो कैन रिट्रीव द मोस्ट रिलायबल डॉक्यूमेंट्स। फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करें, रिट्रीविंग रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारा रिट्रीवल जो होता है वो डुप्लीकेट या रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके लाता है। तो हम इंस्टेड ऑफ गिव सेंडिंग ऑल दिस रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन टू द LLM और री रैंक आर एल्गोरिदम, हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से दो तीन टेक्निक्स होता है, जैसे डी डुप्लीकेशन होता है, MMR टेक्निक होता है। इन सारे से क्या कर सकते हैं कि जो मोस्ट सिमिलर रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन है उनको ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये तीन जो डॉक्यूमेंट है वो रिट्रीव होकर आए हैं और तीनों सेम लग रहे हैं, तो आप इनमें से दो को रिमूव कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। इससे आपका क्या होगा, टोकन का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। अगर आर्किटेक्चर की बात करें जो कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज एंटरप्राइज रैक सिस्टम में हम फॉलो करते हैं, तो होता है कि यूजर क्वेरी किया, उस क्वेरी को रीराइट हम कर रहे हैं। बेसिकली हो सकता है यूजर समटाइम्स क्वेरी पूरा अच्छे से ना लिखा हो, तो हम उस क्वेरी को रीराइट करते हैं ताकि अच्छा इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड हो रिट्रीवल के द्वारा। ठीक है? उसके बाद मेटा डेटा फिल्टरिंग करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होकर के आ रहा है उसको हम मेटा डेटा फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वेक्टर सर्च होगा। उसके बाद री रैंकिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। उसके बाद टॉप रिलेवेंट चंक फाइंड करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा पास कॉन्टेक्स्ट आता है, अगर आपको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको हम कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं और उसके बाद उस LLM को देंगे और LLM क्या होगा, वो रिस्पॉन्स हमें देगा। तो ये आर्किटेक्चर हम फ्लो जो है वो फॉलो करते हैं एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन पे, ताकि हमारा सिस्टम जब बड़े यूजर्स के पास जाए, लाखों लोग जब यूज करें, तो वो अच्छा परफॉर्म करे। अगर कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें, तो क्या होता है कि पावरफुल प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या होता है कि अगर हम 10 डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हो सकता है 5000 टोकन्स हो, लेकिन अगर हम उसको एक समराइज कर देते हैं तो हमारे पास एक रिलेवेंट समरी होगा जो कि 500 टोकन का साइज का होगा। तो आप देख सकते हो 5000 टोकन से 500 टोकन्स आ गया। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट हमारे पास काफी बड़ा हो जाता है तो उसको हम समराइज करके छोटा टोकन्स में कर सकते हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फुल डॉक्यूमेंट, यूज एन LLM टू क्रिएट अ फोकस समरी। अब यहाँ पर हमें क्या है, समराइजेशन के लिए भी हम एक LLM यूज करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम LLM ही यूज करें, हम यहाँ पे कोई फास्ट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल भी यूज कर सकते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट को कॉम्प्रेस करे। क्वेरी अवेयर रिट्रीवल एक टेक्निक है जिसके बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि डिफरेंट क्वेश्चन रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट? तो हमारा रैक सिस्टम इस वे में डिजाइन होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए कितना चंक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हमें बहुत बड़ा चंक्स की जरूरत है। ठीक है? तो अगर मान लें कि सिंपल क्वेश्चन कोई पूछता है यूजर कि व्हाट इज द रिफंड पीरियड, तो अगर आपको लगता है कि 1 और 2 चंक्स आर इनफ फॉर देम, देन आप 1 और 2 चंक्स ही आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर जहां पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि कंपेयर ऑल द रिफंड पॉलिसीज अक्रॉस रीजन, उस केस में आपके पास बहुत बड़ा चंक्स होगा, राइट? बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे। तो आपका रैक सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जहां पर एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल भी आप यूज कर सकते हो कि यूजर के क्वेरी को वो क्लासिफाई करें कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी है या सिंपल क्वेरी है। ठीक है? उसके बेसिस पे वो टॉप के का वैल्यू डिसाइड करे कि अगर सिंपल क्वेरी है तो टॉप के का वैल्यू 1 और 2 रख दे, और कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो टॉप के का वैल्यू 5 10 जो भी रखना है वो रख दे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि चूजिंग द राइट मॉडल। मैं बहुत सारे केसेस में क्या देखता हूँ कि लोग सॉल्यूशन जब डिजाइन करते हैं और वो जाते हैं और अपना GPT मॉडल यूज कर रहे हैं, एंट्रोपी का कोई भी मॉडल यूज कर दे रहे हैं। लेकिन मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे यूज केसेस में
डिपेंड करता है। अगर आपका यूज़ केस बहुत ही सिंपल है, तो आप उस केस में स्मॉल लैंग्वेज मॉडल या फिर छोटे मॉडल आप यूज़ करें, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, काफ़ी फ़ास्ट परफ़ॉर्म करेगा, तो आपका कॉस्ट वहाँ पर भी डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है? और ये बिल्कुल काम करता है, मैंने ऐसा देखा है। तो आपको अपने यूज़ केस और डेटा के अनुसार आपको मॉडल डिसाइड करना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली गोइंग विद द एनी टॉप मॉडल। अगर कॉस्ट वर्सेस एक्यूरेसी के ट्रेड ऑफ की बात करें, तो हमारा क्या होता है, गुड ऑप्टिमाइजेशन एंड बैड ऑप्टिमाइजेशन की नज़रिए से अगर देखें, तो बैड ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गए और कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर दिए और कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आंसर जो जनरेट होगा वो रॉन्ग आंसर जनरेट होगा। लेकिन अगर हम अच्छा ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो हम जो रिमूव कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर रहे हैं ताकि कॉस्ट जो है वो कम हो और आंसर जो जनरेट हो वो बेटर आंसर जनरेट हो। तो कॉट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन शुड नेवर कम एट द एक्सपेंस ऑफ आंसर क्वालिटी। ऐसा नहीं कि कॉस्ट कम कर रहा है और आंसर को क्वालिटी खराब कर। अगर रियल एंटरप्राइज एग्जांपल की बात करें, तो अगर आपके पास 50,000 एम्प्लॉयज हैं और एवरेज 20 क्वेश्चन पर डे क्वेरीज हो रहा है, तो टोटल 1 लाख क्वेरीज पर डे हो रहा है, राइट? और उसके बाद क्या हो रहा है कि 1000 टोकन्स पर क्वेरी अगर हम लेकर चलें, तो 1 बिलियन टोकन्स पर डे जनरेट हो रहा है, करेक्ट? तो इंटरप्राइज स्केल पे इवन अ स्मॉल टोकन रिडक्शन कैन ट्रांसलेट इनटू मैसिव एनुअल सेविंग। तो 1 बिलियन टोकन जो है, अगर उसमें से हम थोड़ा-थोड़ा भी टोकन्स हटा दें हर एक स्टेप से, तो हमारा काफ़ी अमाउंट और काफ़ी पैसा यहाँ पे सेव हो सकता है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में आए, तो आप उसको इस तरह से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है? कि द कॉस्ट ऑफ स्केलिंग एलएलएम इज प्राइमरली ड्रिवन बाय टोकन कंजम्पशन rather than just model choice. In enterprise rack system, the largest source of waste are excessive context retrieval, redundant chunks, long conversation history, and oversized prompts. तो आप ऐसे करके आंसर करोगे तो उनको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि इससे ऐसा लगेगा कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा फेस किया है और आपने उसको हैंडल किया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसा और भी वीडियो बना करके लाऊं। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक का नाम लिख दो, मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।